इस लेक्चर में हम क्या पढ़ेंगे? सेट ऑपरेशंस के बारे में पढ़ेंगे। सेट ऑपरेशंस जैसे हमारे नंबर्स के लिए कुछ ऑपरेटर्स होते हैं। नंबर्स के लिए क्या होते हैं? ऑपरेटर्स होते हैं। प्लस होता है, माइनस होता है, मल्टीप्लिकेशन होता है और डिवीजन होता है। ये नंबर्स के लिए ऑपरेटर्स होते हैं जिनको हम अर्थमेटिक ऑपरेटर बोलते हैं। अर्थमेटिक ऑपरेटर बोल देते हैं। वैसे हमारे सेट के लिए भी ऑपरेटर्स होते हैं। सेट के लिए भी ऑपरेटर्स होते हैं। कैसे ऑपरेटर होते हैं? यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस, कॉम्प्लीमेंट, ये सारे ऑपरेटर्स होते हैं सेट के लिए। तो इनको हम क्या बोल देते हैं? सेट ऑपरेटर्स बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? सेट ऑपरेटर्स। तो हमारे नंबर के केस में जो ऑपरेटर्स होते हैं ना, उन सारे ऑपरेटर्स को परफॉर्म करने के लिए हमें कम से कम 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। मतलब ये सारे ऑपरेटर्स जो होते हैं बाइनरी होते हैं। बाइनरी ऑपरेटर्स क्या होते हैं? बाइनरी ऑपरेटर क्या होते हैं? उनको परफॉर्म करने के लिए कम से कम 2 एलिमेंट या 2 नंबर्स की ज़रूरत होती है। तो ये जो हमारे सेट ऑपरेटर्स होते हैं ये भी बाइनरी होते हैं। इसको भी परफॉर्म करने के लिए कम से कम 2 सेट की ज़रूरत होगी। कम से कम 2 सेट की ज़रूरत होगी। जो सेट ऑपरेशन जो परफॉर्म ये प्रोसेस होता है, जब हम सेट पर कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे होते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे हमें एक नया सेट मिल रहा होता है। सेट पे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं तो वहाँ पे हमें क्या मिलता है? हमारा सेट जो ये सेट है इस पर हम ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो एक नया सेट मिलेगा। मतलब हमारा सेट जो है, इस प्रोसेस के थ्रू हमारा सेट जो है वो मैनिपुलेट हो रहा है। हम सेट को क्या कर रहे हैं? मैनिपुलेट कर रहे हैं, मॉडिफाई कर रहे हैं। उससे हमारा क्या हो रहा है? एक नया सेट मिल रहा है, नया कलेक्शन मिल रहा है जब ये ऑपरेटर्स हम परफॉर्म करते हैं। चलिए हम देखते हैं कि ये एक एक ऑपरेटर के बारे में पढ़ते हैं। तो ये पहला ऑपरेटर क्या हमारा? इसको यूनियन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूनियन। तो हमने देखा कि ये सारे बाइनरी ऑपरेटर हैं। इन सबको परफॉर्म करने के लिए हमें 2 सेट, कम से कम 2 सेट की ज़रूरत होगी। तो हम 2 सेट ले लेते हैं। एक सेट लेते हैं ए, 1 2 3 4 5। एक सेट ले लेते हैं बी, 2 4 6। हमने 2 सेट लिया। तो ये पहला ऑपरेटर क्या है? यूनियन। इसको क्या बोलते हैं हम? यूनियन। यूनियन के लिए कौन सा सिंबल यूज करते हैं? ये वाला ऑपरेटर। तो यूनियन ऑपरेटर क्या करता है? 2 सेट के बीच में परफॉर्म करेगा। इसका पर्पज क्या होता है? ये दोनों सेट को कंबाइन कर लेता है। क्या कर लेता है? दोनों सेट को कंबाइन कर लेता है। मतलब अगर ये ए और बी के बीच में परफॉर्म करेगा तो दोनों सेट को क्या करेगा? कंबाइन कर लेगा। सेट को कंबाइन करने का मतलब दोनों के एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बना देगा। जब भी सेट के बीच में ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो एक नया सेट बनेगा। तो जब यूनियन परफॉर्म करेंगे इन दोनों के बीच में तो एक नया सेट बनेगा। उसमें कौन से टाइप के एलिमेंट आएंगे? ये ऑपरेटर क्या कर रहा है? कंबाइन कर रहा है। कंबाइन कर रहा है मतलब वो सारे एलिमेंट आएंगे जो या तो ए में हो या तो बी में हो। मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट हम कंबाइन कर लेंगे। 1 2 3 4 5। एक एलिमेंट को हमने लिख लिया। अब बी के भी एलिमेंट लिखने हैं। तो सेट का फंडामेंटल रूल क्या है कि हमारे कलेक्शन के अंदर कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए। जब हम कलेक्शन लिख रहे हैं तो हम 2 ऑलरेडी लिख चुके हैं तो हम 2 को नहीं लिखेंगे। 4 भी लिख चुके हैं, 4 को नहीं लिखेंगे। 6 को लिख सकते हैं यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे एक नया कलेक्शन मिल गया जो क्या है? ए और बी के बीच में यूनियन को परफॉर्म किए हैं तब मिला है। यूनियन क्या करेगा? दोनों सेट को कंबाइन कर लेगा। अगर इसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, सेट बिल्डर फॉर्म में, तो कैसे लिखेंगे? तो इस कलेक्शन में जो एलिमेंट आ रहे हैं, इस कलेक्शन में जो हम एलिमेंट्स ले रहे हैं वो कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? वो सेट बिल्डर फॉर्म में हम क्या करते हैं? वेरिएबल एलिमेंट लेते हैं, यहाँ पे कंडीशन लिखते हैं। तो यहाँ पे कलेक्शन में जो एलिमेंट आ रहे हैं वो या तो ए के एलिमेंट हैं या तो बी के एलिमेंट है, उन्हीं को कंबाइन कर रहे हैं। तो हम क्या कह सकते हैं? या तो ए में होगा या तो बी में होगा। तो ये इसका ए यूनियन बी का सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। अगर इसको हम और प्रिसाइजली लिखना चाहें तो हम क्या करते हैं? सच दैट ये वाले सिंबल के एक साइड हम क्या करते हैं? डोमेन में डिफाइन करते हैं। तो ये एलिमेंट जो एक्स आ रहे हैं वो कहाँ से आ रहे हैं? किसी डोमेन से आ रहे हैं, यूनिवर्सल सेट से आ रहे हैं। कंडीशन क्या है? एक्स बिलोंग्स टू ए या
एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यूनियन में क्या होगा, सेट कंबाइन होकर नया सेट बनेगा और उस सेट को हम कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में ऐसे लिखेंगे। ये जो हम फ्रेज यूज कर रहे हैं, जो ये वर्ड यूज कर रहे हैं, इसके लिए भी हम अगर सिंबल यूज कर लें तो इसके लिए कौन सा सिंबल यूज होता है, और के लिए, और के लिए हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, यूनियन क्या करता है, दो सेट के बीच में अगर परफॉर्म हो रहा है तो दोनों सेट को कंबाइन कर लेता है, एक नया सेट बना देता है जिनमें दोनों सेट के एलिमेंट होते हैं। अगर 3 सेट के बीच में लग रहा है तो क्या करेगा, तीनों सेट को कंबाइन कर लेगा। 4 के बीच में लग रहा है, चारों सेट को कंबाइन कर लेगा। अगर हम एक और सेट ले लें ए, जिसमें ए बी सी है, एक और सेट ले लें जिसमें बी सी डी है, अगर इसके बीच में हमें यूनियन परफॉर्म करना है, यूनियन ऑपरेटर लगाना है, तो ये क्या करेगा, यूनियन क्या करेगा, दोनों सेट को कंबाइन कर लेगा। कंबाइन कैसे करेगा, दोनों सेट के एलिमेंट से नया सेट बना देगा। नए सेट में क्या होगा, दोनों सेट का एलिमेंट होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा। अब बी और सी हम ऑलरेडी लिख चुके हैं तो दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, डी लिख देंगे। तो एक नया कलेक्शन बन गया जिसमें ए और बी के दोनों के एलिमेंट हैं, तो ये हो जाएगा यूनियन। किन्हीं भी दो सेट के यूनियन को हम कैसे लिखेंगे, दोनों सेट को कंबाइन करेंगे। कौन सी टेक्निक यूज होती है इसमें, पर्पस क्या होता है, दोनों सेट को कंबाइन करना। यूनियन क्या करता है, दोनों सेट को कंबाइन कर लेता है। चलिए देखते हैं अब इंटरसेक्शन क्या करेगा। इंटरसेक्शन का क्या काम होता है, ये कैसे परफॉर्म करेगा, वो भी देख लेते हैं। क्या देखते हैं, इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन के सिंबल क्या होता है, ये होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन बोलते हैं। हमने देखा कि ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, बाइनरी ऑपरेटर है, तो इसके लिए भी दो सेट की ज़रूरत होगी। तो हम दो सेट डिफाइन कर लेते हैं। एक सेट ले लेते हैं 1 2 3 4 5, कोई भी सेट ले सकते हो आप, ज़रूरी नहीं है कि जो मैं ले रहा हूँ वही लेना है, हमें कॉन्सेप्ट को समझना है। हम दो सेट ले लिए। अब ये ऑपरेटर क्या करेगा, दोनों सेट के बीच में लगेगा, तो ये दोनों सेट के लिए अगर ऑपरेटर यूज करेंगे तो इस ऑपरेटर का काम क्या होता है, ये दोनों सेट के कॉमन एलिमेंट्स, जब भी इंटरसेक्शन ऑपरेटर दो या दो से ज़्यादा सेट के बीच में लगेगा, परफॉर्म करेगा, तो हमेशा क्या करेगा, एक नया कलेक्शन बनाएगा। कलेक्शन में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो दोनों में कॉमन होंगे। दो सेट के बीच में अगर हम ये इंटरसेक्शन परफॉर्म करेंगे तो दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट होंगे उससे एक नया सेट बन जाएगा। तो दोनों सेट के बीच में कॉमन एलिमेंट क्या है, दो दोनों में कॉमन है, 4 भी दोनों में कॉमन है, और सिर्फ 2 और 4, सिर्फ 2 ही एलिमेंट मिले जो दोनों में कॉमन है। तो हमें एक नया कलेक्शन मिल गया जिसमें एलिमेंट क्या है, जो दोनों के कॉमन एलिमेंट है, उससे एक नया सेट मिल गया। तो इंटरसेक्शन करने का कॉन्सेप्ट क्या होता है, दो या दो से ज़्यादा के बीच में अगर इंटरसेक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, कॉमन एलिमेंट से नए सेट को बनाना। मतलब इसका क्या कॉन्सेप्ट होता है, कॉमन एलिमेंट का सेट बनाना। अगर इसको भी अगर हम जनरलाइज करें या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखें, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखने के लिए कैसे करेंगे, कैसे लिखेंगे, वेरिएबल एलिमेंट लेते हैं। कंडीशन क्या है, हमारे ये कलेक्शन के अंदर एलिमेंट कौन से आ रहे हैं, वो एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में भी हैं और बी में भी हैं। कॉमन एलिमेंट का मतलब क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट जो ए में भी हों और बी में भी हों। तो हमारा कंडीशन क्या बनेगा, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी, मतलब दोनों में होने चाहिए। ऐसे एक्स जो दोनों में हैं वही इस सेट के एलिमेंट होंगे। अगर और प्रिसाइजली लिखना चाहें तो अगेन यहाँ पे हम डोमेन ऑफ डिस्कोर्स डिफाइन करेंगे। उसके बाद यूनिवर्सल सेट से आ रहे होंगे एलिमेंट। तो क्या कंडीशन है, एक्स बिलोंग्स टू ए, एंड के लिए हम सिंबल क्या यूज करते हैं, ये सिंबल यूज करते हैं, एक्स बिलोंग्स टू बी। ये हमारा क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन हो जाएगा। इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फिर से कोई भी एक सेट और ले लेते हैं, और ए बी सी, बी ले लेते हैं, बी सी डी। अगर इन दोनों सेट के बीच में अगर हमें इंटरसेक्शन परफॉर्म करना है तो क्या करेंगे, इंटरसेक्शन क्या करता है, दोनों में कॉमन एलिमेंट का एक नया सेट बना देता है। दोनों में कॉमन एलिमेंट क्या है, बी और सी, तो एक नया सेट बन जाएगा। जब भी इंटरसेक्शन दो या दो से ज़्यादा के सेट के बीच में परफॉर्म करेंगे तो एक नया सेट बनेगा, जिस सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, जो उन सेट में कॉमन होंगे एलिमेंट वही आएंगे, तो हो जाएगा इंटरसेक्शन। इसके बाद का ऑपरेटर क्या है हमारा, हमने यूनियन देख लिया, इंटरसेक्शन देख लिया। अब अगला ऑपरेटर क्या है हमारा, डिफरेंस है। ये ऑपरेटर देखते हैं डिफरेंस क्या होता है।
अगला ऑपरेटर क्या है? डिफरेंस। ये वाला ऑपरेटर, इसको क्या बोलते हैं? डिफरेंस। ये ऑपरेटर कैसे काम करता है? अगेन हम यही सेट ले लेते हैं, दोबारा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। इन्हीं दोनों सेट के लिए हम डिफरेंस ऑपरेटर को देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करता है, कैसे करता है वो। ये भी एक बाइनरी ऑपरेटर है, दोनों सेट की ज़रूरत होगी हमें। तो अगर ए और बी के बीच में हम इस ऑपरेटर को परफॉर्म करवा रहे हैं तो क्या करेगा ये? इस ऑपरेटर का काम है इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना। क्या करना? इंक्लूड और एक्सक्लूड। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है ये? इंक्लूड या एक्सक्लूड। मतलब कैसे काम करेगा? ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनका एक नया कलेक्शन बना देगा। ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है उनका एक कलेक्शन बना देगा। मतलब अगर हम ए माइनस बी लिख रहे हैं तो ए का वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, तो 1 बी में नहीं है, 2 बी में भी है, 3 बी में नहीं है, 4 बी में है, 5 बी में नहीं है। हमने ए के वो एलिमेंट ले लिए जो बी में नहीं है, उनका एक कलेक्शन बना दिया। ये क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। ए माइनस बी क्या हो जाएगा? डिफरेंस हो जाएगा। अब अगर इसका ऑर्डर चेंज करते हैं, अगर बी माइनस ए करते हैं तो क्या बनेगा? ध्यान से देखना है यहाँ पे, ध्यान से इसलिए देखना है क्योंकि हम यूनियन पढ़े। यूनियन में क्या है? अगर ए यूनियन बी है तो उसमें ऑर्डर मैटर नहीं करता। बी यूनियन ए भी इक्वल हो गए, ये दोनों सेम होंगे। और इंटरसेक्शन के केस में ए इंटरसेक्शन बी हो या बी इंटरसेक्शन ए हो, दोनों का रिजल्ट सेम आएगा। बट ये डिफरेंस के केस में नहीं होता ऐसा। अगर ए माइनस बी है तो बी माइनस ए के इक्वल नहीं होगा, दोनों अलग अलग होंगे। तो इसलिए हम ए माइनस बी अगर ये है तो बी माइनस ए इसका दूसरा कलेक्शन बन जाएगा। कैसे बनेगा? डिफरेंस का क्या कॉन्सेप्ट है कि बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, तो बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, 6 and 8 ये दो एलिमेंट है जो ए में नहीं है, तो हमारा जो कलेक्शन मिलेगा 6 and 8। तो यहाँ पे देखिए ए माइनस बी में हमें एक कलेक्शन मिला, बी माइनस ए में हमें दूसरा कलेक्शन मिला, ये दोनों इक्वल नहीं है। अगर हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना चाहें, ए माइनस बी या बी माइनस ए को लिखना है, तो सेट बिल्डर फॉर्म में अगेन क्या करेंगे? एक वेरिएबल एलिमेंट लेंगे। हम क्या कर रहे हैं? हम इस सेट के अंदर वो एलिमेंट ले रहे हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो कंडीशन क्या बनेगा? एक्स वो एक्स जो ए में है बट बी में नहीं है, एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। यहाँ पे बट नहीं लिखेंगे, यहाँ पे एंड लिखेंगे। लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा यूज होता है यहाँ पे प्रिसाइज डिफाइनिंग कंडीशन में। या तो और का यूज करते हैं, या तो एंड का यूज करते हैं, या तो नॉट का यूज करते हैं, बट ये सब नहीं यूज करते हैं। तो इसमें कैसे एलिमेंट आ रहे हैं? वो एलिमेंट आ रहे हैं जो ए में है लेकिन बी में नहीं है। तो यहाँ पे क्या करेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। ये ए माइनस बी के लिए हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। एंड के लिए हम ऑपरेटर की यूज़ कर लेंगे, यहाँ पे इसके जगह पे ये यूज़ कर लेंगे। ये एंड का ऑपरेटर होता है। क्या होता है? एंड। ठीक। ऐसे अगर बी माइनस ए लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं? अगेन प्रिसाइज डिफाइनिंग कंडीशन क्या लिखेंगे? बी का वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, मतलब बी के एलिमेंट इसमें आएंगे बट ए के एलिमेंट इसमें नहीं आएंगे। ठीक है। एंड के लिए अगेन ये ऑपरेटर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एकदम प्रिसाइजली इसको लिखना चाहें तो यहाँ पे हमें डोमेन ऑफ डिस्कोर्स दिखाना ज़रूरी होता है। यूनियन एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, ऐसे दिखा सकते हैं। इसको कैसे दिखा सकते हैं? एक्स बिलोंग्स टू यू। एक्स कहाँ से आ रहा है? यूनिवर्सल सेट से आ रहा है। एक्स बिलोंग्स टू बी एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। ये हमारा क्या हो जाएगा? डिफरेंस। डिफरेंस कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है? इंक्लूड या एक्सक्लूड पे काम करता है। मतलब यहाँ पे क्या कर रहा है? ए को वो एलिमेंट जो बी में नहीं है, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो ऐसे ये काम करता है, मतलब इंक्लूड करता है या तो एक्सक्लूड करता है। यहाँ पे ए के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा है, जो बी के एलिमेंट है उनको एक्सक्लूड कर रहा है। यहाँ पे बी के एलिमेंट को इंक्लूड कर रहा है, ए के एलिमेंट को एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये ऐसे कॉन्सेप्ट पर काम करता है। अगला ऑपरेटर हमारा क्या है? कॉम्प्लीमेंट। अगला ऑपरेटर क्या है हमारा? कॉम्प्लीमेंट, जिसको हम सी से डिनोट करते हैं। चलिए देखते हैं कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कैसे होता है, ये कैसे परफॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट।
क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं इसको, स्मॉल सी यूज करते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट। इसको हम बोल देते हैं ये यूनरी ऑपरेटर है। इसको अगर परफॉर्म करना है तो इसके लिए हमें ज़रूरत नहीं है दो सेट की, लेकिन इनडायरेक्टली हमें दोनों सेट की ज़रूरत होती है। इसके लिए भी हमें इसके लिए एक यूनिवर्सल सेट की ज़रूरत होती है। अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3 10 तक है, ठीक, और हमें इसका एक सबसेट लेना है 2 4 6, तो ये इस सेट के लिए परफॉर्म कर देगा। मतलब इसके लिए हमें एक ही सेट की ज़रूरत होती है परफॉर्म करने के लिए, लेकिन इनडायरेक्टली हमें दो सेट का यूज कर रहे होते हैं। देखो कैसे, हमें कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किसी भी सेट का अगर कॉम्प्लीमेंट लिखना है तो हम कैसे लिखेंगे, इसी को हम इसके पावर में लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। ए कॉम्प्लीमेंट क्या, ये कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट कैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट का काम क्या होता है, ए के वो एलिमेंट जो यू में है उसको निकाल दो, माइनस कर दो। मतलब यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है, 1 नहीं है, 2 है, 3 नहीं है, 1 नहीं है ए में, 3 भी नहीं है ए में, 5 भी नहीं है ए में, 7 भी नहीं है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं है। ये जो सेट बनेगा ये कैसा सेट बनेगा, इसमें वो एलिमेंट आए हैं यू के जो ए में नहीं है। ए कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो मतलब इस कॉन्सेप्ट को डिफाइन करने के लिए हमें दोनों सेट की ज़रूरत है ना। यहाँ पे हमें इस ऑपरेटर को भी डिफाइन करने के लिए इसको भी दो सेट की ज़रूरत पड़ रही है, यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये हमेशा हम यूज करते हैं कॉम्प्लीमेंट को, हम अपोजिट सिनारियो को हम स्टडी करते हैं। इसका अपोजिट सिनारियो को स्टडी करते हैं इसके बेस पे। इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, जब भी हमें अपोजिट सिनारियो का स्टडी करना होता है हम कॉम्प्लीमेंट का यूज करते हैं। अगर हमें एक कॉम्प्लीमेंट को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, हम एक वेरिएबल एलिमेंट लेते हैं। हमारा एलिमेंट इस कलेक्शन के अंदर कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, यू के वो एलिमेंट आ रहे हैं, यू वाले एलिमेंट आ रहे हैं, बट ए वाले एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, ए वाले एलिमेंट नहीं आ रहे हैं, ऐसे लिखते हैं हम। इसको ऐसे भी लिखा जाता है, यू सच दैट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इरेशनल नंबर का अगर सेट बिल्डर फॉर्म पता हो तो एग्जैक्टली वैसे ही है ये। मतलब एक्स यू के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है उसका जो हमारा कलेक्शन बनेगा वो क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट। कहीं कहीं कॉम्प्लीमेंट को हम डैश से भी दिखाए हैं, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट के कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, अपोजिट सिनारियो का स्टडी करता है ये। हमने चार ऑपरेटर्स देखे, पहला क्या है, यूनियन। ये कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, ये कंबाइन करता है। ये अगर दो या दो से ज़्यादा सेट के बीच में अगर लग रहा है तो ये क्या करेगा, उन सेट को कंबाइन कर लेगा, उनके एलिमेंट्स को कंबाइन करके एक नया सेट बना देगा। दूसरा हमने क्या पढ़ा, इंटरसेक्शन पढ़ा है। इंटरसेक्शन में क्या हो रहा है, ये दो या दो से ज़्यादा सेट में लग के क्या कर रहा है, ये फिल्टर कर रहा है। क्या कर रहा है, फिल्टर करता है ये, या कॉमन एलिमेंट से एक नया सेट बनाता है। मतलब कॉमन चीज़ों को कलेक्ट करता है, एक नया सेट बनाता है। तीसरा क्या हमने पढ़ा, डिफरेंस पढ़ा। क्या पढ़ा, डिफरेंस कौन से कॉन्सेप्ट पे काम करता है, वो इंक्लूड और एक्सक्लूड कर रहा होता है। इंक्लूड कर रहा होता है या तो एक्सक्लूड कर रहा होता है। और हमने पढ़ा कॉम्प्लीमेंट क्या करता है, ये अपोजिट सिनारियो को स्टडी करता है। अगर हमको इसे समझना है अपोजिट सिनारियो क्या होता है, तो जैसे अगर हमारे पास कोई किसी गांव का डेटा है, अगर हमारे पास, अगर सपोज कर लो कोई रियल लाइफ एग्जांपल ले लो, अगर ये हमारे पास एक सेट है, इस सेट में हमारे पास किसी गांव की हर फैमिली का डेटा है। यहाँ पे हर फैमिली के बारे में है। ये क्या है, ये एक सेट है जिसमें हमारे गांव की हर फैमिली का डेटा है। हमने एक सर्वे किया, सर्वे का मोटिव क्या था, हमने एक सर्वे करके एक कलेक्शन बनाया जिसमें वो सारे फैमिलीज को इंक्लूड किया
जिनका इनकम जो है 2 लाख से ज़्यादा, मतलब एक कलेक्शन है पूरे गांव का फैमिली का डेटा है। ये कलेक्शन है जिसमें उस गांव में ऐसी फैमिलीज जिनका इनकम, एनुअल इनकम कितना है, 2 लाख से ज़्यादा है। अब कोई अगर डिसीजन लेना चाहे कि हमें यहाँ पे एक पॉलिसी इम्प्लीमेंट करना है, उन फैमिलीज़ को बेनिफिट मिलना चाहिए जिनकी इनकम, जिनका एनुअल इनकम जो है 2 लाख से कम है। तो हम यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, यहाँ पे क्या कर रहे होंगे, इस सिनारियो में हम अपोजिट सिनारियो का स्टडी कर रहे हैं। मतलब बी का कलेक्शन हमें पता है कि हमारे गांव में पूरे फैमिलीज का डेटा हमारे पास है। एक कलेक्शन और है जिसमें 2 लाख के ऊपर इनकम वाले फैमिलीज का डेटा है। तो जब हमें ये पता करना है कि हमारे गांव में कितनी फैमिलीज हैं जिनकी इनकम जो है 2 लाख से कम है, तो हम बी कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा, ऐसी फैमिली जिनका इनकम क्या है, 2 लाख से कम है, स्ट्रिक्टली हो जाएगा 2 लाख से कम है। तो हमें इस पॉलिसी का इम्प्लीमेंट अगर करेंगे तो डायरेक्टली इनका बेनिफिट होगा। मतलब हम यहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, अपोजिट सिनारियो का स्टडी कर रहे हैं। ऐसे यूज़ करते हैं हम अपने सेट ऑपरेशंस को। तो हमारे सेट ऑपरेशन जो यूज होते हैं ना, अगर हम एक रियल लाइफ एग्जांपल लें, हमारे क्लास में एक क्लास है जिसमें कुछ बच्चे हैं जिनको फिजिक्स पसंद करते हैं, स्टूडेंट हैं जिनको फिजिक्स पसंद है, कुछ स्टूडेंट हैं जिनको मैथ पसंद है। अगर हम ऐसे देखें कि यूनियन यहाँ पे क्या, हम यूनियन को कैसे स्टडी कर सकते हैं, हम एक ऐसा कलेक्शन बना सकते हैं, ऐसा कलेक्शन चाहते हैं जिनमें वो स्टूडेंट आए जिनको या तो फिजिक्स पसंद हो या तो मैथ पसंद हो। अगर हमें ऐसा कलेक्शन बनाना है तो हम यूनियन का यूज़ करेंगे, जिनको या तो फिजिक्स पसंद हो या तो मैथ पसंद हो, तो हम इन दोनों का यूनियन ले लेंगे। तो ये जो आएगा कलेक्शन, इसमें क्या होगा, ऐसे बच्चे जिनको या तो फिजिक्स पसंद है या तो मैथ पसंद है। इंटरसेक्शन का कब यूज़ करेंगे, इंटरसेक्शन का कब यूज़ करेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, अगर हमें एक ऐसा कलेक्शन चाहिए जिसमें हमें सिर्फ ये देखना है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन है, जिनको मैथ और फिजिक्स दोनों पसंद है, कॉमन स्टूडेंट हमें चाहिए। तो क्या करेंगे, पी इंटरसेक्शन एम ले लेंगे। पी क्या है, फिजिक्स वाले स्टूडेंट है, एम क्या है, मैथ वाले स्टूडेंट है। इनमें से कुछ स्टूडेंट होंगे जिनको दोनों पसंद होगा, ठीक। तो हम पी इंटरसेक्शन क्यू परफॉर्म करेंगे तो हमें वो स्टूडेंट मिल जाएंगे जिनको दोनों पसंद है या दोनों पढ़ते हैं। डिफरेंस में क्या करेंगे, हम डिफरेंस में हम क्या कर रहे होंगे, हमें ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनको सिर्फ मैथ पसंद हो, फिजिक्स नहीं पसंद है, मैथ पसंद है, फिजिक्स नहीं पसंद है। या ऐसे भी कलेक्शन चाहिए, जिन ऐसे स्टूडेंट चाहिए जिनको फिजिक्स पसंद है लेकिन मैथ नहीं पसंद है। तो इसमें हमारे वो स्टूडेंट आ जाएंगे, सिर्फ मैथ वाले आ जाएंगे, ओनली मैथ वाले आ जाएंगे, इसमें ओनली फिजिक्स वाले आ जाएंगे। तो हम जो हमारे सेट ऑपरेशंस है ना, उनका हम यूज ऐसे रियल लाइफ में ऐसे यूज कर सकते हैं अपने आगे आने वाले जो भी हमारे प्रॉब्लम्स होंगे, अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हम सेट ऑपरेशंस का ऐसे यूज कर सकते हैं। हमने 4 ऑपरेशंस पढ़ा, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट। इन चारों ऑपरेशंस का से एक नया ऑपरेशन डिफाइन हुआ है। इन चारों ऑपरेशन से ये कह सकते हैं, इन चारों ऑपरेशन से एक नया ऑपरेशन डिफाइन हुआ है जिसको हम बोलते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस। क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक डिफरेंस। उसके लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, डेल्टा का। ये क्या होता है, सिमेट्रिक डिफरेंस क्या होता है, तो सिमेट्रिक डिफरेंस जो होता है किसी भी 2 सेट के लिए हमारे पास, जो हमने अभी ऑलरेडी सेट डिफाइन कर लिए हैं, तो ये ऑपरेटर यूज होता है, ऐसे ये सिंबल यूज होता है सिमेट्रिक डिफरेंस को दिखाने के लिए। तो 2 सेट के बीच में अगर हम ये सिंबल यूज कर रहे हैं तो हमारा मतलब क्या है कि ए और बी का सिमेट्री ले रहे हैं, ए और बी का सिमेट्रिक डिफरेंस डिफाइन कर रहे हैं। ये कैसे डिफाइन होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, ऐसे डिफाइन होता है। ये कौन से कॉन्सेप्ट काम करता है, इसका यूज करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, हमें ऐसा भी सेट चाहिए, हमारे पास 2 सेट है, हमें ऐसा भी एक कलेक्शन चाहिए होता है कभी कभी, उस कलेक्शन में आइदर
एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब हमें दोनों में से एक कंडीशन, मतलब दोनों में से एक ही चाहिए होता है, बट नॉट बोथ। हमें एक ऐसा भी कलेक्शन कभी कभी चाहिए होता है जिनमें वो एलिमेंट आए जो एलिमेंट या तो ए वाले हों या तो बी वाले हों। वो दोनों एलिमेंट आ जाएंगे, या तो ए के एलिमेंट होंगे या तो बी के एलिमेंट होंगे, लेकिन दोनों के नहीं होंगे। एक हम एग्जांपल लेके समझते हैं। ए अगर कोई सेट है, ए बी सी डी, बी कोई सेट है, सी डी ई एफ। हम अगर इसको कैसे डिफाइन करेंगे, ए माइनस बी करेंगे। ए माइनस बी कैसे आएगा, ए के वो एलिमेंट जो बी में नहीं है। तो ए के कौन से एलिमेंट जो बी में नहीं है, ए मिल गया हमें, सी और डी है, बी नहीं है, ठीक। और बी माइनस ए क्या हो जाएगा, बी के वो एलिमेंट जो ए में नहीं है। तो डी ए में है, सी भी ए में है, ई और एफ जो ए में नहीं है। अब इनका यूनियन ले लेंगे, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। क्या हो जाएगा, ए दोनों को कंबाइन कर लेंगे। यूनियन क्या करता है, कंबाइन करता है। तो अब हमें एक ऐसा कलेक्शन मिल गया, ऐसा सेट मिल गया, इनमें जो एलिमेंट हैं वो या तो ए में है या तो बी में है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं है जो दोनों में होंगे, ठीक। इसमें हर एलिमेंट या तो ए में है या तो बी में है। ऐसा कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा जो दोनों में मिले। तो जब भी हमें दो सेट के लिए एक ऐसा कलेक्शन बनाना हो, उस कलेक्शन में हमें ये चाहिए हो कि जो एलिमेंट्स आएँ या तो उन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स या तो ए में मिले या तो बी के एलिमेंट हों, दोनों के ना हो, दोनों में कॉमन ना हो। तो ऐसे कलेक्शन बनाने के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, सिमेट्रिक डिफरेंस का यूज़ करेंगे। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। इस लेक्चर के पार्ट 2 में हम क्या क्या देखेंगे, डी मॉर्गन्स लॉ देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। डी मॉर्गन्स लॉ, कार्डिनलिटी पे लॉ हमारा जो है, कार्डिनलिटी थ्योरम या लॉ बोल सकते हैं, थ्योरम को देखेंगे। और क्या देखेंगे, इसके बाद क्या देखेंगे, डिसजॉइंट सेट के बारे में देखेंगे, क्या होता है, ये कौन सा सेट होता है। और देखेंगे सेट का पार्टीशन का क्या मतलब होता है, सेट का पार्टीशन क्या होता है, इसके बारे में। ये 4 टॉपिक हम इस लेक्चर के पार्ट 2 में देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में।